Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. I'm your एजाज सर। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे हम जेके बोर्ड एग्जाम सीरीज क्लास 12th की केमिस्ट्री चला रहे हैं। अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है सॉल्यूशंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस थे, वो हमने कर लिए। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर हो गया है जिसमें हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो हमने समझ लिया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो सारे फैक्टर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स का, जो बोर्ड में रिपीट हो जाता है। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और अगर कोई भी कुछ कहना चाहता है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, नोट्स चाहिए या गेस्ट चाहिए, तो वो मुझे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। तो चले हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में बेटा हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है रेट लॉ। ये एग्जाम में बार बार आता है। सो व्हाट इज रेट लॉ? देखिए बेटा, रेट लॉ क्या होता है मैं आपको पहले सिंपल भाषा में समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई रिएक्शन है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो आपको मालूम है हर एक केमिकल रिएक्शन की एक स्पीड होती है, एक रफ्तार होती है। अगर लाखों रिएक्शंस होती है तो हर एक रिएक्शन की अपनी रफ्तार है। तो ये जो एक केमिकल रिएक्शन की रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा मेरा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी ये जो हमने एक रिएक्शन ली, इसकी जो रेट है, इसकी जो स्पीड है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स? यानी अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे, इंक्रीज करोगे, डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स? इस चीज को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक कानून है, जिस कानून को रेट लॉ कहते हैं। नाउ सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज दिस रेट लॉ। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूं, रेट लॉ इज एन इक्वेशन। रेट लॉ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक रिलेशन है, जो क्या डिस्क्राइब करता है? दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी जो रेट लॉ है ये एक इक्वेशन है, ये एक रिलेशन है, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच का रिलेशन देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट लॉ से हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। याद रखना, जो भी किसी केमिकल रिएक्शन की रेट लॉ होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट लॉ इक्वेशन होगी, वो बेटा थ्योरेटिकली नहीं हम बना सकते, बल्कि उसके लिए हमें रिएक्शन को प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो याद रखिए, रेट लॉ जो होती है ये एक्सपेरिमेंटल होती है, ये प्रैक्टिकल होती है। रेट लॉ इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन को करना पड़ेगा। नाउ एक बात समझिए, अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लेता हूं, अब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे सिंपल तरीके से। अगर हम एक रिएक्शन लेंगे, मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट P। मान लीजिए, सपोज करते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A भी रिएक्टेंट, B भी रिएक्टेंट और P है आपका प्रोडक्ट। नाउ जब हमने इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली किया, इसको हमने लैब में किया, तो लैब से हमें पता चला कि जो इस केमिकल रिएक्शन की रेट है, जो इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर बीटा। और आपको पता है रेट इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये जो A है ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन, ठीक है ना बच्चा।
और ये जो बेटा बी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और ये जो ए के ऊपर पावर्स है अल्फा, ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। देखिए बेटा, ये जो ए है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। इसके ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट है अल्फा, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा गया है, इसको कहते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। इसी तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बी है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और इसके ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है पावर बीटा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा गया है ये वैल्यू, और इसको कहते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हमने इस रिएक्शन को करा तो हमें लगा, हमने देखा कि जो इस केमिकल रिएक्शन की रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। और जो अल्फा है इट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, एंड जो बीटा है दैट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो रेट किसके बराबर आएगी सर? रेट विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी खत्म, वहां आएगा कांस्टेंट, सो दैट विल बी के ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। सब सर ये के क्या है यहां पे? याद रखना ये जो के है ना यहां, ये एक याद रखिए, ये जो के है बेटा यहां पे, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम नाम देते हैं रेट कांस्टेंट, जिसको हम नाम देते हैं रेट कांस्टेंट, या इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अगर आप देखेंगे, अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ये देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ो, हम कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इनका मैंने प्रोडक्ट निकाला, यानी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन, इनका मैंने प्रोडक्ट निकाला। और हर एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर कुछ पावर है जो प्रैक्टिकली डिटरमाइन करा गया, जैसे ए के ऊपर अल्फा की पावर प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया गया। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज बीटा। अल्फा बीटा सिर्फ प्रैक्टिकली पता चलता है। नाउ जरा आप इसको डिकोड करो। मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स each raised to the power on which rate of reaction practically depends। और इसी स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा मेरा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसको कहते हैं रेट इक्वेशन। या तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेंगे या तो रेट इक्वेशन, जैसे मैंने यहां डिफाइन किया है। ये देखो बेटा, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। According to rate law expression, rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants, each raised to the power on which rate practically depends as observed experimentally। तो ये जो यहां पे इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको बेटा कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चा मेरा, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। और यहां जो अल्फा है इट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और जो बेटा मेरा बीटा है इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, ठीक है मेरा बच्चा। सो जो ए कंसंट्रेशन टर्म ए पे पावर है, एक्सपोनेंट है अल्फा, और जो बी के ऊपर बीटा का बी पावर है, बी के ऊपर जो बीटा पावर है, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्स। अल्फा इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज पावर विद रेस्पेक्ट टू बी। और अगर हम इनका सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ऑर्डर्स या सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी ए की पावर अल्फा, तो इस कंसंट्रेशन टर्म ए का जो पावर दैट इज अल्फा, इसी तरह कंसंट्रेशन टर्म बी का पावर दैट इज बीटा। अगर हम इसका सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको बेटा नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट इज बेसिकली सम ऑफ पावर्स। ये देखो अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, आई होप आपने रेट लॉ को अच्छे से समझा है, ठीक है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सवाल है व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं? देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हम यहां पे कोई रिएक्शन लेते हैं जिसमें आपका रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, ठीक है बच्चा। नाउ
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट लॉ है वो हमें कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, टू दी पावर समथिंग, मान लीजिए टू दी पावर n। ये जो n होता है ये n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो तो वहां क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू दी पावर n। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। नाउ अगर हम यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे यूनिटी, क्या लेंगे बेटा, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 मोलर। सपोज अगर हमने ये रिएक्शन करी, जो आपके सामने ये रिएक्शन हमने ली जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, अगर हम यहां इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोलर। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये बनेगा आर, जो है ना कंसंट्रेशन टर्म, ये बनेगा 1 मोलर टू दी पावर n। यानी देखिए, जब 1 को आप पावर करेंगे n, वो n की वैल्यू 1 होगी 2 होगी। सपोज 1 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1, यानी 1 टू दी पावर एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फिर मुझे बताइए, ये जो है ना r टू दी पावर n, तो मैंने r की यानी वैल्यू जो है, जो कंसंट्रेशन ली है दैट इज 1 मोलर। तो ये बनेगा इस तरह से इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के, आर की कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू 1 टू दी पावर n, सो 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब रेट विल बी इक्वल टू के। बात सिंपल है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या लेंगे, यूनिटी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आएगी। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट डिफाइन करना है, रेट कांस्टेंट इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है। देखो हमने प्रूव किया ना यहां पे, यहां देखो हमने प्रूव किया रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे, यूनिटी लेंगे। वही हमने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of reactants is taken as unity। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, उसका रेट कांस्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of reactants is taken as unity। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे तो उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, जैसे मैंने यहां पे प्रूव किया। तो चलो मैं फिर से इसको बेटा डिराइव करता हूं ताकि आपको याद रखे, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पे डिराइव करता हूं फिर से। सपोज करते हैं हम लेंगे रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो आपको मालूम ही है। रेट लॉ कहता है, शाबाश, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और A की पावर मान लीजिए अल्फा, B की पावर मान लीजिए बीटा। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू K, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी खत्म, वहां कांस्टेंट आएगा, A टू दी पावर अल्फा, B टू दी पावर बीटा। सो अल्फा बीटा इनको कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। नाउ अगर हम यहां पे क्या एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो भी लेंगे 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ B जो है वो भी लेंगे 1 मोलर। तो फिर ये जो A है ना, इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 मोलर। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ B है, इसकी वैल्यू भी 1 मोलर। तो इसका मतलब जो रेट निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू K, क्योंकि A जो है ना, इसकी हमने वैल्यू कितनी लेनी है, 1 मोलर। सो ये आ जाएगा 1 टू दी पावर अल्फा, 1 टू दी पावर अल्फा इज 1। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ B जो है ना, टू दी पावर बीटा, यहां कंसंट्रेशन कितनी लेनी है, 1 मोलर, टू दी पावर करो बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज 1 रेज्ड टू पावर एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पे जो रेट है, ये रेट जो है, ये रेट कांस्टेंट के बराबर आया। इसका मतलब रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ये देखिए यहां पे। उसके बाद हम इस रेट कांस्टेंट, हम हर एक केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन करो आप, तो हम हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे, हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेनी है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट निकल आएगा। नाउ इस रेट कांस्टेंट के जो है ना, ये जो रेट कांस्टेंट के है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखने हैं। सबसे पहला याद रखिएगा,
सबसे पहला रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। मैंने अभी बोला अगर हम कोई रिएक्शन लेंगे जिसमें रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो तो ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम यहां पे देखेंगे ये जो के है ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वही मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहां पे, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। दूसरी बात, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये जो के की वैल्यू होती है, ये जो के की वैल्यू होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप 2 मोलर ले लो, 3 मोलर ले लो, 4 मोलर ले लो। याद रखिएगा जब भी हम रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट डिफाइन ही होता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि टेम्परेचर पे। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन एट गिवन कंडीशंस, यानी एक गिवन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू स्पेसिफिक होता है। सपोज अगर हमने यही रिएक्शन करी, सबसे पहले किया 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1। फिर इसी रिएक्शन को हमने किया 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो रेट कांस्टेंट K2 आएगा। यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन और टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। इसी तरह से यूनिट्स डिपेंड्स, फोर्थ पॉइंट है, यूनिट्स डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा ये जो रेट कांस्टेंट होता है ना K, इसके जो यूनिट्स है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं वो अभी सिखाऊंगा। अगर ऑर्डर 0 होगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, अगर ऑर्डर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो यूनिट्स है ना रेट कांस्टेंट के, वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। से फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, अगर हम लेंगे ये वाली रिएक्शन जिसमें रेट, ये ना रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट, रेट जो है दैट इज इक्वल टू के आर टू दी पावर एन। ये जो एन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो इस रिएक्शन को 0 ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, 1 है, 2 है, तो उसी हिसाब से उसके याद रखना उसके यूनिट्स होंगे। तो के रेट कांस्टेंट का यूनिट याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है, व्हाट इज दैट, यूजुअली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी ये जो रेट कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल होती है या कभी डबल से भी ज्यादा होती है अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, लेट मी इरेज दिस, एक सेकंड बच्चा, मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने कहा यूजुअली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर ये रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे ए रिएक्शन किया, इसका रेट कांस्टेंट निकला K1। अब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो अब हो गया टेम्परेचर 40 डिग्री। अब इसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओगे, ये जो रेट कांस्टेंट है वो डबल होगा, यानी ये जो K2 होगा इट विल बी 2 टाइम्स K1। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट जनरली डबल होता है और कभी डबल से भी ज्यादा होता है। सो यूजुअली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हायर द वैल्यू ऑफ K। जितना K का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फास्टर इज द रिएक्शन, उतनी रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है, वो फास्ट है, यानी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। लोअर द वैल्यू ऑफ K, स्लोअर इज द रिएक्शन। यानी याद रखिएगा हमेशा जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू डिपेंड करती है, जो K की वैल्यू है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है K की वैल्यू पे। जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा
उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जितना के का वैल्यू कम होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। इधर देखिए बेटा, मेरा यहां लाइट ही चली गई तो मैं कोशिश करता हूं स्क्रीन लाइट से। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू है मान लीजिए 20, और ये दूसरी रिएक्शन है, इसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है दैट इज 100। तो इन दोनों में से जो ये वाली रिएक्शन है ना, A गिव्स B, इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब जो ये वाली रिएक्शन है इट विल बी वेरी फास्ट, और एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन ये जो रिएक्शन है ना इट विल बी वेरी स्लो। तो इसी का मतलब होता है हायर के फास्टर रिएक्शन, लोअर के स्लोअर रिएक्शन। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बढ़ाया, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर। यानी जो ये रेट कांस्टेंट है, इस रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब भी हम रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो हम 1 मोलर कंसंट्रेशन पे डिफाइन करते हैं। तो हो गया, इसी के साथ हमारा रेट कांस्टेंट खत्म। रेट कांस्टेंट हमने खत्म किया, इसके प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हमने खत्म किए। उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। समझिए बेटा कैसे निकालते हैं। अगर हम कोई भी रिएक्शन लेंगे जिसमें आपका रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इस रिएक्शन की जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। आपको पहले इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली लैब में करना होगा, तब जाके वहां आपको पता लग सकता है कि इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या है। नाउ अगर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो बताइए क्या आएगा। सो रेट विल बी इक्वल टू के r टू द पावर n। n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ अगर हम यहां देखेंगे, दिस इज रेट कांस्टेंट एंड r स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें किसके यूनिट्स निकालने हैं, रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू, तो ये यहां डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहां लेता हूं, जरा मुझे बताइए ये जो रेट है ना इसका यूनिट क्या है, बताइए जल्दी से। रेट का यूनिट क्या है, पहले तो ऊपर ये है ना रेट, आपको मालूम होना चाहिए रेट का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा उसके बाद नीचे क्या है, नीचे है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर क्या है n, इसकी पावर है n। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर पहली बात, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें n की वैल्यू होगी जीरो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, यानी इस रिएक्शन में जो यहां पे n की वैल्यू होगी ये जीरो होगी। तो अगर n की वैल्यू जीरो होगी तो बताइए ये जो रेट कांस्टेंट है इसके यूनिट क्या आएंगे, इट विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। नाउ व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो टू द पावर जीरो। तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो ये नीचे वाली टर्म क्या बनेगी 1। तो रेट कांस्टेंट के वैल्यू क्या आएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो चलो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे, शाबाश, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर कितना होगा, n की वैल्यू 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो बताइए k दैट विल बी इक्वल टू, बताइए, शाबाश, यहां पे आपको ये वाली इक्वेशन दिमाग में रखनी है कि नहीं। तो k विल बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n। n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज 1। ठीक है ना। तो चलो अब यहां क्या करेंगे, आप
अगर हम देखेंगे मोल और मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल, लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आया वो आया सेकंड इनवर्स, ठीक है। या आप इसको मिनट इनवर्स भी बोल सकते हो, या इसको ईयर इनवर्स भी बोल सकते हो, या इसको आर इनवर्स भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के यूनिट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। जरा मुझे बताइए, मैं आपको होमवर्क देता हूं, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बताइए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है और ये कीजिएगा आप। इट इज वेरी सिंपल, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, पावर आ जाएगी 2, ठीक है ना। ये तो बड़ी सिंपल बात है। सो के विल बी इक्वल टू, यहां से एक कटेगा, अभी इसमें एक बाकी है क्योंकि ये मोल ऊपर स्क्वायर है, ये कटेगा एक। तो जब मोल एक मोल ऊपर आ जाएगा, लीटर ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक है बेटा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स of the reactants in the experimentally determined rate law equation. It tells how rate of reaction depends upon concentration of reactants. अभी तो मैंने आपको समझाया है कि अगर हम कोई रिएक्शन लेंगे, मान लीजिए ये है कोई रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट्स P, ठीक है। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर इसको आप रेट लॉ अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate is directly proportional to a to the power alpha b to the power beta. ये जो ऊपर अल्फा और बीटा है बेटा, ये स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं है, ये ए और बी नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यूज है। अल्फा और बीटा प्रैक्टिकली डिटरमाइन किए जाते हैं। नाउ ये देखिए ए की पावर अल्फा, सो अल्फा इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, बीटा इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम इन पावर्स का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसी को नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स। किन के सम ऑफ पावर्स? इन कंसंट्रेशन टर्म्स के। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो इन कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर होंगे, तो उन्हीं का सम जो है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहां बता दिया, मैथमेटिकली कैसे करेंगे। चलो हमने एक रिएक्शन ली, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। जो रेट लॉ है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट विल बी इक्वल टू के, ये होता है रेट कांस्टेंट, ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। यहां जो एम है, एम जो है इट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और जो एन है इट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। मैंने अल्फा लिया था और बीटा लिया था, इसने एम और एन लिया है, बस। सो यहां लिखा है एम इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, एन इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा रिएक्शन का, दैट विल बी एम प्लस एन। जैसे मैंने ऊपर क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, और यहां इसने क्या किया है, एम प्लस एन। नाउ ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जब भी हमें किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होता है, उसके लिए हमें रिएक्शन को प्रैक्टिकली करना पड़ता है। अगर हम रिएक्शन को प्रैक्टिकली करेंगे ही नहीं तो हमें ऑर्डर मिलेगा नहीं। जैसे अगर मैं आपको कहूं ये है एक रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के आर टू दी पावर 3। ये जो वैल्यू 3 है ना, कहां से आई, ये सिर्फ प्रैक्टिकली पता चलता है, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता नहीं चलता। तो इसी में हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम स्टैचियोमेट्रिक इक्वेशन, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। दूसरी बात, ऑर्डर कैन बी जीरो। हां, किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है।
इफ रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन द ऑर्डर इज जीरो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है। जैसे कि मैं आपको अगर यहां समझाऊं, से फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और इसका जो रेट लॉ है, रेट लॉ इज के आर टू दी पावर जीरो। एनीथिंग टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो जो रेट है दैट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट। यानी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज कांस्टेंट, वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती नहीं है, तो यहां ऑर्डर जीरो है। तो दूसरा पॉइंट हमने वही बताया है कि ऑर्डर कैन बी जीरो। तीसरी बात, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल और होल नंबर, यानी ऑर्डर 1 हो सकता है, 2, 3 ऐसा हो सकता है, और ऑर्डर फ्रैक्शनल भी यानी 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से इंडिपेंडेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्री। सर ये क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है सपोज अगर हमारे पास है 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है, सपोज अगर हम देखेंगे रेट विल बी इक्वल टू के a टू दी पावर समथिंग b टू दी पावर समथिंग। मान लीजिए a टू दी पावर अल्फा b टू दी पावर बीटा। इट इज नॉट नेसेसरी कि अल्फा की वैल्यू 3 होगी और बीटा की वैल्यू 2 होगी, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। समझ आई बात? अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। यानी जो याद रखिएगा आप, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है वो हर एक रिएक्टेंट टर्म का पावर होता है, उनका सम होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक रिएक्शन है a + b + c गिव्स प्रोडक्ट, इसकी रेट लॉ यहां है, रेट लॉ दैट इज a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 2 c, मान लीजिए c टू दी पावर 1। तो यहां इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो क्या आएगा? दैट विल बी 1 + 2 + 1, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में पावर 1 है, b के रेस्पेक्ट में पावर 2 है, c के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो 1 + 2 + 1, तो टोटल ऑर्डर आ जाएगा 4। ऐसे अगर हो सकता है। अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेट, हायर द ऑर्डर मींस रेट रिएक्शन रेट इज मोर सेंसिटिव टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। सिंपल बात है, जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ज्यादा करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे इस तरह से कहूं, सपोज अगर कंसेंट्रेशन टर्म का ऑर्डर है 2, तो अगर आप यहां कंसेंट्रेशन डबल करोगे यानी 2r करोगे, तो 2r का स्क्वायर वो आ जाएगा 4 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 टाइम्स r। इसका मतलब क्या है? अगर आप कंसेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। मींस कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंड इन पावर्स पे, इन ऑर्डर्स पे करती है। जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा चेंज होती है विद द चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो उसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? देखिए बात समझिए, सपोज मैं एक रिएक्शन करता हूं जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना देता है ए बी। और याद रखना अगर ये रिएक्शन होती है इसमें ए का एक मॉलिक्यूल बी का एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर बी नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे एसेंशियल है ए और बी को कोलाइड करना ही करना है, यानी दो मॉलिक्यूल को कोलाइड करना ही करना है, तब जाके रिएक्शन होगी, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, कहीं पे ऐसा होगा एक ही मॉलिक्यूल, जैसे मैं अगर आपको, सॉरी मेरा पेन मिसप्लेस हो गया, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं PCl5 जो है ना, जब इसको हीट करेंगे ये देता है PCl3 और देता है Cl2। यहां पे दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है कि वो पहले आपस में कोलाइड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, यहां एक ही PCl5 मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा और वहां से निकलेगा PCl3 और Cl2। किसी भी रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना है, तब जाके रिएक्शन होगी, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? कोलाइड, तब जाके रिएक्शन होगी। ठीक है मेरा बच्चा? नाउ किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करेंगे?
ताकि वहां प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में याद रखना, किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करेंगे, किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन्स एक साथ कोलाइड करेंगे, साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, ताकि वहां रिएक्शन हो जाए और प्रोडक्ट बने, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो इसीलिए हमने यहां पे डिफाइन किया है मॉलिक्यूलैरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब जो आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड simultaneously in a single step of reaction to bring about a chemical change is known as molecularity of reaction। बात सिंपल, कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एक साथ कोलाइड करेंगे ताकि वहां रिएक्शन हो जाएगी और फिर प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, H2 एक मॉलिक्यूल I2 एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 2 टाइम्स HI बना देता है। तो यहां एक तो H2 मॉलिक्यूल, एक तो I2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है एक साथ और तब जाके रिएक्शन होती है। तो यहां कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं? टोटल 2। तो ये जो रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है 2। अच्छा, एक और बात, अगर मेरे पास है PCl5, इसको मैंने हीट किया, यहां निकला PCl3 और क्या निकला? Cl2। इस रिएक्शन में सिर्फ एक PCl5 मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन होती है जो उसका कोलिजन कंसीडर किया जाता है। तो यहां एक ही मॉलिक्यूल कोलाइड, एक ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है, उसी से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहां जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज इक्वल टू 1। तो कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयन्स एक साथ कोलाइड करेंगे ताकि वहां रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। आप मेरी बात को समझ गए? तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज होल नंबर होती है, यानी 1 2 3 यही हो सकती है, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल, आधा एटम ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब भी कोलिजन होगा तो वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ही करेगा ना, कंप्लीट एटम ही करेगा ना। इज इट पॉसिबल आधा एटम सवा एटम के साथ कोलाइड करेगा? 1.5 मॉलिक्यूल 1.25 मॉलिक्यूल के साथ करेगा? नहीं, क्योंकि एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ सिंगल एंटिटी। वो हाफ नहीं हो सकता है, वो 1.5 नहीं हो सकता है, वो 1.25 नहीं हो सकता है। तो याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है जो वाइब्रेट करेगा, ये 2 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, ये 1.5 सवा पौना नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। दूसरी बात, रेफर्स टू सिंगल स्टेप। जब भी हमें मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है तो एक सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में करते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, कोई रिएक्शन 5 स्टेप्स में होती है। तो हमें जो ऑर्डर निकालना होता है वो एक स्टेप का निकलना होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई रिएक्शन होती है सिंपल रिएक्शन, वो एक ही स्टेप में होती है, तो उसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, वो है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन अगर ऐसी बात है कि एक रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो 2-3 स्टेप्स में होती है, तो हमें जो मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी होती है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन की निकालनी होती है। ठीक है? अच्छा, एक और ये मैंने बता दिया, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली, नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है? अच्छा, डिटरमाइंड मैकेनिस्टिकली, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई रिएक्शन स्टेप्स में होती है, आपको पहले उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको पहले उसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है। मान लीजिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ए गिव्स प्रोडक्ट पी, ये नेट रिएक्शन है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना ये 3 स्टेप्स में होती है। पहले ए चेंज होता है बी में, फिर बी आपका चेंज होता है सी में, फिर सी आपका चेंज होता है प्रोडक्ट पी में। तो इसमें से जो ये है ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। याद रखना, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी, किस तरह से किन स्टेप्स में रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैकेनिज्म। और हमें जो मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है ना वो एक सिंगल स्टेप की निकलती है, इसीलिए हमने लिखा डिटरमाइंड मैकेनिस्टिकली। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, स्टेप्स में होती है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा,
स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। फिर इनमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप यानी इन 3 स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप होगा, जिसकी रफ्तार बहुत कम होगी, वहां से ही हम ऑर्डर भी निकालते हैं, रेट लॉ भी निकालते हैं, और वहां से भी हम मैकेनिज्म निकालते हैं। ठीक है ना बच्चा मेरा? तो याद रखना, ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, मैकेनिज्म पहले देखना पड़ता है, तब जाके हमें मॉलिक्यूलैरिटी निकलेगी। नाउ उसके बाद क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। इज इट पॉसिबल? कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे? अगर मॉलिक्यूलैरिटी जीरो है तो कोई मॉलिक्यूल कोलाइड कर ही नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है। क्यों? आधा मॉलिक्यूल किसके साथ करेगा? आधा तो होता ही नहीं है, सवा तो होता ही नहीं है, आधा एटम तो होता ही नहीं है। तो याद रखना, न मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो सकती है, न मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल। तो याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको पूछा जा सकता है, यह लास्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव भी हो ही नहीं सकती। जब जीरो नहीं, फ्रैक्शनल नहीं, तो नेगेटिव कैसे? फ्रैक्शनल भी नहीं, बिकॉज एटलीस्ट वन स्पीशीज मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए एटलीस्ट किसी एक मॉलिक्यूल को तो दूसरे के साथ हिट तो करना ही पड़ेगा, या एक ही मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट करेगा। अगर मॉलिक्यूलैरिटी जीरो है, वहां तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलैरिटी है। नाउ जैसे कि मैं आपको बताऊं मैकेनिज्म के बारे में, एक सेकेंड। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे मैं ये एक रिएक्शन है, इसमें कितने मॉलिक्यूल, इधर देखो, इसमें कितने मॉलिक्यूल है इस साइड? एक साइड से लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे कितने मॉलिक्यूल है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज हियर 1। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल, ये N2O4, एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, इसकी डिकंपोजिशन हो जाएगी और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे NO2 के। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे? एक। इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, जहां एक ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, डिकंपोज हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा, इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसके बाद ये वाली रिएक्शन देखो, दूसरी वाली, 2 टाइम्स NOCl, ये 2 टाइम्स NOCl, यहां कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे? 2, तब जाके आपका 2 टाइम्स NO बनेगा और Cl2। तो इसको कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर, इसको कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि यहां 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इसी तरह से ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस NO3 के साथ रिएक्ट करके NO2 और CO2 बना देता है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक NO3, तो 1 + 1, तो यहां भी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो ये भी क्या होती है? आपकी बाइमॉलिक्यूलर। दिस इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह से अगर आप यहां देखेंगे 2 टाइम्स NO + O2, तो ये हो गए 2 मॉलिक्यूल, ये एक, ये आपस में कोलाइड करेंगे, तब जाके रिएक्शन होगी, तो इसको कहते हैं टरमॉलिक्यूलर, ठीक है, या ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह से आप ये भी देखो, ये कौन सी मॉलिक्यूलर है। नाउ फाइनली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी? देखिए बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्वड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अभी बताया, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलैरिटी। और ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। तो जब हम रेट लॉ किसी रिएक्शन की निकालते हैं, तो वहां रिएक्टेंट्स के जो वो पावर्स होते हैं, उनका सम करो। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज अ होल नंबर। मॉलिक्यूलैरिटी मैंने अभी बोला 1 2 3, तो ये होल नंबर है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट कैन बी होल, इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इवन नेगेटिव। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी होल नंबर 1 2 3, लेकिन जो ऑर्डर है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात, रिएक्शन मैकेनिज्म थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, यानी जब भी हम कोई रिएक्शन लेते हैं,
वो रिएक्शन 5 स्टेप्स में होती है, 4 स्टेप्स में होती है, तो हम देखते हैं पहला स्टेप ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, यानी कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है जो स्टेप्स में होती है। तो कैसे सीक्वेंस में वो स्टेप्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो वो जो मैकेनिज्म है ना, दैट एग्जिस्ट्स ओनली ऑन पेपर, वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है। केमिस्ट्स लोग बनाते हैं, साइंटिस्ट्स बनाते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको हम मॉलिक्यूलैरिटी को हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल पाते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी को हम एक्सपेरिमेंट से नहीं निकालते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसको थ्योरेटिकली निकाला जाता है। इसके लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इसके लिए हमें पहले रिएक्शन को करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले रिएक्शन को लैब में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, तब जाके हमें ऑर्डर मिल सकता है। तो याद रखिए, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो मैकेनिज्म से पता चलती है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये थ्योरेटिकल है, इसको हम सीधे सिंगल स्टेप रिएक्शन से निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें याद रखना रेट लॉ चाहिए, और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली बनाई जाती है। नाउ अगर हम याद रखेंगे यहां पे एक और पॉइंट मॉलिक्यूलैरिटी के रिलेटेड, फिक्स्ड फॉर अ रिएक्शन स्टेप डज नॉट चेंज विद कंडीशंस। जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है एक रिएक्शन की, वो फिक्स्ड होती है। आप अगर कंडीशन को चेंज करोगे, टेम्परेचर को चेंज करोगे, कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, तो मॉलिक्यूलैरिटी चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन याद रखना, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये भी डिफरेंस है। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, मिनिमम इज 1, यानी मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो ही नहीं सकती है। मिनिमम एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका कोलिजन हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, यानी जीरो नहीं हो सकती। बट ऑर्डर कैन बी जीरो, 1 2, ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अच्छा, नेवर फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकती। जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल किसके साथ कोलाइड करेगा, पहले तो आधा मॉलिक्यूल, आधा एटम, आधा आयन, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और जो ऑर्डर है दैट कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। नाउ आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट इज मैकेनिज्म? बात सिंपल है, हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल रिएक्शंस, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो सिंपल रिएक्शंस है वो एक ही स्टेप में हो जाती है, यानी 1 स्टेप रिएक्शंस। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है। कोई रिएक्शन ऐसी होती है सीधे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बीच में कुछ भी नहीं बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, उनको हम कहते हैं सिंपल रिएक्शंस। लेकिन कोई ऐसी रिएक्शन है वहां पहले एक चीज बनती है, फिर दूसरी चीज बनती है, फिर जाके प्रोडक्ट बनता है, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। उनको हम मल्टी स्टेप रिएक्शंस भी कहते हैं, सिंपल रिएक्शंस को सिंगल स्टेप रिएक्शंस कहते हैं। नाउ ये जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बात पहले समझिए, ये जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर ए देता है प्रोडक्ट पी, ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली एक ही स्टेप में नहीं होती है, बल्कि ए पहले चेंज होता है बी में, बी पहले चेंज होता है सी में, सी फिर बाद में बन जाता है प्रोडक्ट। तो यहां रिएक्टेंट ए डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, बल्कि ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। हर एक स्टेप को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, हर एक स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिंपल रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, इसलिए इनको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस भी, इनको एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहते हैं। और यहां जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में होती है, इसमें हर एक स्टेप रिएक्शन को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इनमें से कोई स्लो होगी, कोई फास्ट होगी, कोई रिएक्शन स्लो होगी, कोई फास्ट होगी। ये जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
स्टेप्स में होती है, इसकी जो ये सीक्वेंस है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कौन स्लो कौन फास्ट, इसी को मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमने ऊपर डेफिनेशन में भी मेंशन किया हुआ है, जरा पढ़िए आप क्या लिखा है हमने। शाबाश बच्चा मेरा, जरा बताइए। The mechanism of a reaction is the step-by-step sequence of elementary reactions by which overall chemical reaction takes place. यानी मैकेनिज्म का मतलब होता है किस तरह से एक रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होती है, किस सीक्वेंस में होती है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड। मैकेनिज्म से पता चलता है कि कैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कौन किसके साथ करता है, कैसे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक बॉन्ड्स, फॉर्म इंटरमीडिएट्स, कैसे बीच में नए नए इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कभी कार्बोकैटाइन, कभी कार्बोएनाइन, कभी फ्री रेडिकल, एंड फाइनली गिव प्रोडक्ट। यानी मैकेनिज्म हमें यह समझाता है कि मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करते हैं, कैसे वहां बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कैसे बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं और कैसे फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। नाउ ईच स्टेप इन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। ये मैंने अभी बोला, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये बहुत सारे स्टेप्स में होती है और हर एक स्टेप को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड द स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, जिसको हम कहते हैं आरडीएस। सपोज इधर देखो, अगर मान लीजिए ये स्टेप बी फास्ट है, ए टू बी फास्ट है, और बी टू सी ये भी क्या है, फास्ट, और सी टू डी जो है ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, यानी धीमी रफ्तार से होता है, इसको कहते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्टेप में मेजर नहीं करी जा सकती, रेट ऑफ रिएक्शन हम स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही हमने यहां पे लिखा है, आप इस पॉइंट को समझिए। स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों इसको रेट डिटरमाइनिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स ओवरऑल रिएक्शन रेट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास है एक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है जिसमें NO2 CO के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है N और CO2। अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ये मैकेनिज्म है पहला स्टेप जिसमें 2 टाइम्स NO2 NO3 और NO बना देता है, ये स्लो स्टेप है। और दूसरा स्टेप इस रिएक्शन का क्या है, जो यहां पहले स्टेप में ये बन गया ना NO3, ये NO3 CO के साथ मिलकर NO2 और CO2 बना देता है, ठीक है, और ये फास्ट है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। पहला स्टेप जो है ये स्लो है, दूसरा स्टेप जो है ये फास्ट है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को, फर्स्ट को प्लस करेंगे सेकंड, तो हमें ये वाली नेट रिएक्शन मिलेगी। तो अब मुझे बताइए इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर आप ही ने तो अभी बताया जो स्लो स्टेप होता है उसी से रेट डिटरमाइन करी जाती है। तो याद रखिएगा जो स्लो स्टेप है वही इसका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2। तो यहां दिया है ओवरऑल रिएक्शन 2 टाइम्स H2O2, ये बना देता है 2 टाइम्स वाटर एंड O2। इसका मैकेनिज्म पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप है जिसमें H2O2 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, बनाता है वाटर और एटॉमिक ऑक्सीजन। फिर ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये एक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है H2O और O2। अगर हम इसमें देखेंगे जो पहला वाला जो स्टेप है ये स्लोवेस्ट स्टेप है। इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है स्टेप फर्स्ट। एक सेकेंड, वो है स्टेप फर्स्ट, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसमें हमने रेट लॉ पढ़ा, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी, ऑर्डर पढ़ा, रेट कांस्टेंट पढ़ा, उसके यूनिट्स पढ़े। तो इसके जो नोट्स है ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इसको। तो लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल अपलोड करने की। कल केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।